अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ठीक एक साल पहले तहरीक-ए-एतमाद के जरिए इमरान खान को ओहदे से हटा दिया गया था, मगर इस एक साल के दौरान इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने वालों में हर महीने एक नए नाम और एक नए किरदार का इजाफा करते चले गए। एक नई कहानी सामने ले आते हैं, कल भी ले आए। पहले इल्ज़ाम लगाया कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए अमरीकी सदर बाइडेन ने असिस्टेंट सेक्रेटरी सतह के अफसर डोनाल्ड लू को बताया, फिर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर असद मजीद को बताया, और फिर असद मजीद ने इमरान खान की हुकूमत को ही साइफर के जरिए बताया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। मगर फिर इस इल्ज़ाम में जनरल बाजवा आ गए और इल्ज़ाम लगाया कि अमरीकी सदर बाइडेन ने डोनाल्ड लू को बताया, डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के अमरीका में सफीर असद मजीद को बताया, असद मजीद ने साइफर लिखकर जनरल बाजवा को बताया, और जनरल बाजवा ने यहाँ पीडीएम को बताया, और फिर इमरान खान की हुकूमत पीडीएम ने गिरा दी। मगर फिर इमरान खान ने मौक़िफ़ बदला और कहा कि इसमें साजिश अमेरिका ने तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट ही नहीं की थी, बल्कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान से अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी, और इसमें साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकी हुकूमत को बताया कि इमरान खान अमरीका मुखालिफ है। यानी जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को बताया, हुसैन हक्कानी ने सदर बाइडेन को बताया, सदर बाइडेन ने डोनाल्ड लू को बताया, फिर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को बताया, और असद मजीद ने साइफर भेजकर वापस जनरल बाजवा को बताया, और जनरल बाजवा ने पीडीएम को बताया, और फिर पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। मगर फिर एक नई बात सामने आ गई। तहरीक इंसाफ ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने जनरल बाजवा को बताया कि हुकूमत की कारकर्दगी और मईशत बहुत ख़राब है, और फिर जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को बताया, हुसैन हक्कानी ने सदर बाइडेन को बताया, बाइडेन ने डोनाल्ड लू, और डोनाल्ड लू ने असद मजीद को बताया, असद मजीद ने वापस जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा ने पीडीएम को बताया, और फिर पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। फिर इस कहानी में एक और किरदार का नाम उस वक्त सामने आया जब पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन नकवी का नाम लिया गया, तो इमरान खान ने उन्हें साजिश का सबसे अहम किरदार करार दिया, और कल उन्होंने साजिश का सारा मलबा एक बार फिर हुसैन हक्कानी पर गिरा दिया है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, 3 स्टूजेस, इन लोगों ने फिर मिलके हमारी गवर्नमेंट गिराई, लोगों को खरीद। अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत कराता है, उस साजिश में इस मुल्क के मीर और मीर जाफर और मीर सादिक गद्दारी करते हैं। As far as I'm concerned, it's over. You know, it's behind me. US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इस रिजीम चेंज का? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल। मुझे आईबी की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई। हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है, और फिर उधर से वो साइफर आया। इमरान खान हुसैन हक्कानी को अपनी हुकूमत गिराने का मरकजी किरदार करार दे रहे हैं। उन पर अमेरिका में पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस इल्ज़ाम के हक में एक मुआहदे का सहारा ले रही है, और वो क्या बातें हैं इसका जवाब आज हम पूछेंगे हुसैन हक्कानी से, क्योंकि जिस मुआहदे की बात कर रही है तहरीक इंसाफ, उनके दौरे हुकूमत में एक अमरीकी लॉबिंग फर्म से किया गया था, और इसका मकसद पाकिस्तान के अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के लिए काम करना था। इस मुआहदे पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दस्तखत तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने किए थे, मगर तहरीक इंसाफ इस मुआहदे से लाइलमी का इजहार कर रही है, और इसके पीछे जनरल बाजवा और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को करार दे रही है, और मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि दरअसल इस मुआहदे का मकसद पाकिस्तान के अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशिश करना नहीं था, बल्कि पीटीआई की हुकूमत गिराने की साजिश तैयार करना था। हुसैन हक्कानी इसी मकसद के लिए काम कर रहे थे, और इसके बदले तहरीक इंसाफी की हुकूमत से पैसे ले रहे थे। जिस मुआहदे की बात हो रही है, ये मुआहदा मई 2021 में यानी पीटीआई की हुकूमत में अमरीकी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के लिए किया गया था, और इसका दौरानिया इब्तिदाई तौर पर 6 महीने था। ये मुआहदा तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी और अमरीकी फर्म ग्रेनियर कंसल्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट लॉरेंट ग्रेनियर के दरमियान हुआ था। अब अहम बात यह है कि रॉबर्ट ग्रेनियर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक अफसर रह चुके हैं। 2001 में 9/11 के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान पर जब हमला किया था, तो वो उस वक्त इस्लामाबाद में CIA के स्टेशन चीफ के तौर पर तैनात थे, और उस हसास मौके पर अहम तरीन किरदार अदा किया था। फिर 2002 से 2004 तक उन्हें इराक में तैनात किया गया था। अब
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने CIA के साबिक एहलकार की फर्म के साथ जो मुआहिदा किया था उसमें पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी ने दस्तखत किए थे और उन्होंने इस लॉबिंग फर्म को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पैसे दिए थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त इफ्तिखार दुर्रानी के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था। मुआहिदे की दस्तावेज़ात में इफ्तिखार दुर्रानी से मुताल्लिक लिखा था कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और पार्टी की सीनियर क़यादत की निगरानी में काम करते हैं और ये पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, इसलिए इफ्तिखार दुर्रानी पार्टी ओहदेदारों और हुकूमती एहलकारों की हिदायत के मुताबिक काम करते हैं। इसी तरह इफ्तिखार दुर्रानी की कुछ सरगर्मियों की निगरानी, हिदायत और फाइनेंसिंग हुकूमत पाकिस्तान के एहलकार करते हैं, इसलिए वो उनके भी कंट्रोल में है। इफ्तिखार दुर्रानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फंड्स की अदायगियाँ करेंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक अमरीकी फर्म अमरीका और पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अफराद को इंगेज करेगी, उनसे मुशावरत करेगी ताकि ये तयन किया जा सके कि कैसे पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताबीरी ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है और इसकी तकमील के हवाले से क्लाइंट और उसके एसोसिएट्स को मशवरे दिए जा सकें। 1 मई 2021 के मुआहिदे के मुताबिक अमरीकी फर्म अपनी भरपूर कोशिशों से पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक फॉरेन पॉलिसी कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विसेज मुहैया करेगी। इस अमल के दौरान अमरीकी फर्म पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक कंसल्टेशन, पॉलिटिकल एडवाइजरी, पब्लिक इंफॉर्मेशन और एडवोकेसी फराहम करेगी। साथ ही साथ पाकिस्तान में इदारा जाती तरक्की और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से मशवरे भी दिए जाएंगे। बदले में क्लाइंट अमरीकी फर्म को $25,000 माहाना एडवांस में अदा करेंगे। मजीद ये कि मुआहिदा खत्म होने के बाद फर्म इफ्तिखार दुर्रानी को तमाम रिकॉर्ड, नोट्स, दस्तावेज़ात और दीगर चीज़ें वापस कर देगी जो मुआहिदे के दौरान इस्तेमाल किए गए या कंट्रोल किए गए थे। मुआहिदे के आखिरी सफ़े पर रॉबर्ट ग्रेनियर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी के दस्तखत मौजूद थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि नवंबर 2022 में लॉबिंग फर्म के मालिक ने मुआहिदे से मुताल्लिक एक ज़िमनी दस्तावेज़ फारा की वेबसाइट पर जमा कराई जिसमें हुसैन हक्कानी को की गई अदायगियों से मुताल्लिक तफसीलात भी शामिल थी, जबकि मुआहिदे की इख्तितामी तारीख 31 जनवरी 2022 लिखी गई थी। इस दस्तावेज़ के मुताबिक 6 सितंबर 2021 को हुसैन हक्कानी को $20,000 की अदायगी की गई और 29 अक्टूबर 2021 को $10,000 की अदायगी की गई और इन दोनों ट्रांजैक्शंस का मकसद रिसर्च लिखा गया था। यानी PTI के दौरे हुकूमत में अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के लिए जिस फर्म से मुआहिदा किया गया था उसने हुसैन हक्कानी को $30,000 की अदायगी की थी। मगर जैसे ही गुज़िश्ता साल के आखिर में ये तफसीलात सामने आई तो तहरीक इंसाफ ने इस मुआहिदे से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर दिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए हमारी हुकूमत के खिलाफ अमरीका में साजिश तैयार करवाई और अमरीकी हुकूमत से हमारी शिकायतें लगाई गई। इस दस्तावेज़ के मंजर आम पर आने के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी ने दावा किया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को खुफिया तौर पर काबीना की मंजूरी लिए बगैर और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बाईपास करके किया गया, जबकि इससे पहले एक ऑफिशियल मीटिंग में अस्करी क़यादत के साथ में भी मौजूद थी। जनरल बाजवा ने शिकायत की कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी एकेडमिक्स को पाकिस्तान के लिए हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि वो कौन हो सकता है तो उन्होंने फौरन हुसैन हक्कानी का नाम तजवीज़ कर दिया। ये हैरानकुन था और कोई भी इस आइडिया पर रजामंद नहीं हुआ। मुझे शक है कि यही वो वक्त था कि जब जनरल बाजवा खुफिया तौर पर आगे बढ़े होंगे और सिविलियन हुकूमत मुकम्मल तौर पर लूप से बाहर थी। ये कहानी पब्लिक होने के बाद हमें पता चला कि इफ्तिखार दुर्रानी को उनके एक पुराने बैचमेट के जरिए उसमें शामिल किया गया था। शेरी मज़ारी ने मजीद लिखा कि साफ जाहिर है कि हुसैन हक्कानी को PTI की हुकूमत को कमजोर करने के लिए हायर किया गया था। इस हवाले से एक निशानी ये थी कि जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में हुसैन हक्कानी ने इमरान खान हुकूमत की खारजा पॉलिसी के खिलाफ जनरल बाजवा के बयान की तायीद की थी। दिलचस्प बात यह भी है कि डोनाल्ड लू के हुसैन हक्कानी से करीबी ताल्लुकात हैं। इसके अलावा ये दावा भी किया गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने से कई माह पहले हुसैन हक्कानी की पाकिस्तानी हुक्काम से दुबई में मुलाकात हुई थी। दूसरी जानिब मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के काबिल एतमाद ऑफिशियल्स ने मुझसे दस्तखत करने का कहा था। मेरा ख्याल था कि ये प्रोसेस में जाएगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि ज़रूरी तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया गया, काबीना से भी अप्रूवल नहीं लिया गया था। यानी दस्तखत भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने किए और पैसे भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही दिए। बहरहाल जिस वक्त ये मुआहिदा किया गया था उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाक अमरीका ताल्लुकात सर्दमेरी का शिकार थे, ताल्लुकात में तनाव था। इमरान खान को अमरीकी सदर बाइडन की कॉल मौसूल ना होने पर मीडिया में खबरें लग रही थी और इमरान खान और दीगर हुकूमती एहलकारों से इस हवाले से बार बार सवालात हो रहे थे। अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला करीब था और पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा था। यानी इस अहम मोड़ पर यह मुआहिदा किया गया था जो अब इंतहाई मशकूक हो गया है और खुद इमरान खान ने कर दिया है। इमरान खान इसका ताल्लुक पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से जोड़ रहे हैं। इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को करार दे रहे हैं। इमरान खान बराह रास्त उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस वक्त खुद हुसैन हक्कानी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन हक्कानी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए।
हुसैन हक्कानी साहब, अब इमरान खान साहब की राय है और वो अब उसको काफ़ी दफ़ा दोहरा चुके हैं कि जनरल बाजवा ने आपके ज़रिए उनकी हुकूमत गिराई, क्योंकि एक फ़र्म हायर की गई जो कि रॉबर्ट ग्रेनियर, साबिक स्टेशन चीफ CIA के, ग्रेनियर कंसल्टिंग फर्म, और उन्होंने आपको हायर किया अमेरिका को ये बताने के लिए कि इमरान खान बहुत एंटी अमेरिका है, जनरल बाजवा बहुत प्रो अमेरिका हैं। आपने ये बात वहाँ तक पहुँचाई, फिर वहाँ से पाकिस्तान आई और फिर उनकी हुकूमत गिराई गई। आप मरकज़ी किरदार है उनकी हुकूमत गिराने का। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि एक मर्ज होता है जिसको कहा जाता है पैरानॉइड डिल्यूजन। उसमें आदमी बहुत तस्वुराती बातें देखता रहता है। अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया इस बात का कि मेरा जनरल बाजवा से कोई ताल्लुक था। शाहजेब, देखिए, मेरा कोई 20-22 साल से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सियासत में घसीटने से फ़ौज को भी नुकसान होता है, सियासत को भी नुकसान होता है और मुल्क को भी नुकसान होता है। मैंने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं, मैंने इस मौजू पर दुनिया भर में तकरीरें की हैं और उसी की वजह से दुनिया में मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो इसी वजह से है। इमरान खान और उनके साथी उस मौक़िफ़ की वजह से मुझे गद्दार तक कहते रहे हैं। अब उनकी तरफ से ये कहना कि उसी फौज जिसकी सियासत में कोई किरदार अदा करने पर मैं तनकीद करता रहा हूं, मैं उनके साथ मिल गया हूं या उनके साथ मिलकर मैंने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, ये बिल्कुल ही एक अहमकाना बात है। मैं उस तरह से यू टर्न नहीं लेता जिस तरह से खान साहब लेते हैं। रह गया सवाल ग्रेनियर साहब का या किसी और का, तो आपको पता होगा कि अमेरिका में जो लोग थिंक टैंक्स में काम करते हैं उनसे बहुत सारे लोग रिसर्च के लिए राब्ता करते हैं कि आप जिस एरिया के माहिर हैं उसके ऊपर हमारे लिए इस मौजू के ऊपर रिसर्च करके हमें फराम कर दिए और उसकी अदायगियां होती हैं। इसका कोई अदायगी मुझे लॉबिंग के लिए कभी नहीं हुई, ना मैं लॉबिस्ट हूं। अमेरिका का जो कानून है उसके अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर एक स्कॉलर का किरदार अलग है, सहाफ़ी का किरदार अलग है और लॉबिस्ट का किरदार अलग है। और रह गया मामला जनरल बाजवा का, तो मेरी तहरीरें पढ़ लीजिए। मैंने हमेशा जनरल बाजवा के मौक़िफ़ पर तनकीद की और उनकी उस सोच पर तनकीद की जिसके नतीजे में वो 1 पेज सरकार पैदा हुई जिसको हटाया गया। इमरान खान साहब को 174 अरकान कौमी असम्बली के वोट से हटाया गया और उन 174 अरकान में से किसी से मेरा राब्ता नहीं था। रह गया ये सवाल कि अमेरिका को मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ कर दिया, तो इमरान खान साहब असल में जो गुज़िश्ता रात की अपनी तकरीर होती है वो आज सुबह भूल जाते हैं। उनको ये याद नहीं कि उन्होंने गुज़िश्ता 25-26 साल में अपनी एक इमेज बनाई है पूरी दुनिया में अमेरिका मुखालिफ होने की। अमेरिकनों को हुसैन हक्कानी की जरूरत नहीं है उन्हें यह कायल करने की कि इमरान खान अमेरिका मुखालिफ है। और आखिरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब के पास कोई सबूत है कि मैंने कोई भी किरदार पाकिस्तान की सियासत में अदा किया, हालांकि मैं उस सियासत से बहुत दूर हूं, पाकिस्तान में मैं रहता नहीं, कई साल से मैं आया नहीं और आज 11 साल के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर आ रहा हूं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर उनके पास कोई सबूत है तो बराह करम वो पेश कर दें। कंस्पिरेसी थ्योरीज या साजिशी नजरिए बार बार बयान करने से वो हकीकत नहीं बन जाते। उनके जो पैरोकार हैं वो उनकी परस्तिश करते हैं, उनकी हर बात को मान जाते हैं और उनके हर यू टर्न को सही समझ लेते हैं, लेकिन बाकी दुनिया इसी वजह से उनकी इज्जत नहीं करती कि वो झूठे इल्जामात लगाते हैं जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं होता। नाउ अब जो सबूत है वो ये कह रहे हैं कि मेरी ही हुकूमत के जरिए एक मुआहदा किया गया अमेरिका की लॉबिंग फर्म से, जो कि जनरल बाजवा ने कराया इफ्तिखार दुरानी से, और इफ्तिखार दुरानी साहब कहते हैं सो सेम पेज चल रहा था तो काबीना से अप्रूवल नहीं था मगर मैंने दस्तखत कर दिए। अब और जो आपको पेमेंट हुई है $30,000 की 3 किस्तों में, उसका जो फॉरेन प्रिंसिपल लिखा हुआ है वो वाकई इफ्तिखार रहमान दुर्रानी लिखे हुए हैं कि वो पेमेंट आपको इफ्तिखार दुर्रानी की तरफ से हुई है, यानी लॉबिंग फर्म ने इफ्तिखार दुर्रानी से लेकर आपको दी है और पर्पस उसमें रिसर्च लिखा हुआ है। तो क्या रिसर्च है? फॉरेन प्रिंसिपल तो वाकई इफ्तिखार दुर्रानी लिखा हुआ है जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी हुकूमत से मुआहदा कराया, मेरी हुकूमत से पैसे दिलवा दिए हुसैन हक्कानी को, मेरे खिलाफ ही लॉबिंग कराई। वैसे तो उनकी मासूमियत पर बस मुझे हैरत होती है और इस बात पर भी हैरत होती है कि इतने भोले हैं कि उन्होंने ही अदायगी कर दी, उन्हीं की वजह से उन्हीं के खिलाफ लॉबिंग हुई। पहली बात तो यह है कि रिसर्च लॉबिंग नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर $30,000 में हुकूमतों के तख्ते उल्टे जाते हैं तो मैं आपके तवज्जुह सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं जिसने जिस हुकूमत का तख्ता उलटवाना है $30,000 भेज दे भाई, हम उस पे के लिए भी कोशिश करके देख लेंगे। मजाक है ये, कहीं कोई इसको संजीदा न ले ले। लेकिन बात यह है कि ग्रेनियर साहब ने पाकिस्तान की सियासत को, वो कई साल पहले पाकिस्तान में रह चुके थे, उसके बाद ये मेरे इल्म में नहीं था कि उनका क्लाइंट कौन है क्या नहीं। और इफ्तिखार दुरानी साहब अगर उनके क्लाइंट थे तो मुझे अगर इसका इल्म होता तो मैं
यकीनन उनसे कहता कि जी मैं आपके इस क्लाइंट की खिदमत करने में बिल्कुल मुलविस नहीं होना चाहता, शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन इफ्तिखार दुरानी भी अगर शामिल थे, ग्रेनियर भी शामिल थे, तो ये बात जनरल बाजवा तक कहां पहुंच गई, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है कि रिसर्च मेरी जो है वो तो पाकिस्तान की सियासत के बारे में, उनको ये बताना था कि पाकिस्तान की सियासत में आजकल कौन कौन अहम किरदार हैं, किस किस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, कौन क्या क्या कर रहा है, और ये उनको अपडेट करने के लिए था ताकि वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ जान सकें, क्योंकि उनसे कहा जा रहा था कि वो अमेरिका में जो भी उनका क्लाइंट था उसके लिए कुछ काम करें। और आखिरी बात यह है कि ग्रेनियर साहब भी लॉबीइस्ट तो नहीं है, वो तो एक साबिक यानी सरकारी एहलकार हैं, और उनकी रसाई सिर्फ उस इदारे तक हो सकती है जिसमें वो पहले कभी काम करते थे। उन्होंने भी लॉबिंग का कोई दावा नहीं किया, और जनरल बाजवा से उनका भी कोई ताल्लुक ये साबित नहीं कर सके। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये 2 और 2 4 मिलाकर 28 कैसे बना रहे हैं। साहब इसमें वो बन ऐसे रहे हैं कि श्री वज़ारी साहबा कहती हैं कि एक मीटिंग में जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि हमें जो बाहर, मुल्क से बाहर पाकिस्तान के बहुत सारे एकेडमिक्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आपका नाम लिया, जिस पर वो कहते हैं बड़े हैरान हुए कि हुसैन हक्कानी साहब का तो जाहिर है जो फ़ौज के साथ माजी रहा है उसमें कैसे हुसैन हक्कानी साहब का नाम लिया जा रहा है। फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि आपके और डोनाल्ड लू के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है, और ज़ाहिर है इमरान खान साहब का बुनियादी इल्ज़ाम ही डोनाल्ड लू पर है। तो जनरल बाजवा का आपके बारे में कहना कि आपकी खिदमत को से फ़ायदा उठाना चाहिए और आपके एक्सपीरियंस से, फिर डोनाल्ड लू से आपकी दोस्ती होना, फिर डोनाल्ड लू का एक ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान के सफ़ीर से मिलकर ऐसी बातें करना जिसके लिए उन्होंने कहा कि जी डिमार्च करना चाहिए, बड़ी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड लू साहब अकेले नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कई साल में अमेरिका में बहुत गुडविल कमाई है, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। मैंने वो काम नहीं किया कि किसी को ट्रक पे चढ़कर या कंटेनर पे चढ़कर गालियां दो और उसके बाद उसी से मिलने पहुंच जाओ और कहो उसको भूल जाओ और मेरे साथ दोस्ती कर लो। तो इस वजह से मेरी एक इज्जत है, और वो कई अमरीकी एहलकारों के साथ है, कई अमरीकी आला हुक्काम के साथ है, और हर पार्टी के सेनेटरों, कांग्रेसमैनों के साथ है। लेकिन ये एक स्कॉलर के तौर पर है, लॉबीइस्ट के तौर पर नहीं है, और वो मेरी राय का एहतराम करते हैं। वो राय वही है जो मैं मज़ामीन में लिखता हूं, जो मैं टेलीविजन पे कहता हूं। इसमें कोई इख्फा की बात नहीं होती, खुफिया बात नहीं होती। अब ये जो कलाबे मिलाना है कि जी डोनाल्ड लू से दोस्ती है तो इसलिए ये हो गया वो हो गया, ये ऐसा ही है। वैसे तो अगर इमरान खान साहब सच बोलें और कलाम पाक पे हाथ रखकर बात करें तो एक ज़माने में उनसे मेरे साथ भी उनकी दोस्ती थी और उनका भी मुझसे मिलना जुलना था। तो अगर किसी से दोस्ती की वजह से एक साजिशी नजरिया पैदा किया जाएगा तो ये तो सरीहन नाइंसाफी भी है और झूठ भी है। जहां तक शीरी मतारी साहिबा का ताल्लुक है तो उनको तो अपने घर के जो उसमें मुख्तलिफ किस्म के मच्छर और कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, उनमें भी अमेरिका का हाथ नजर आता है, इजराइल का हाथ नजर आता है। वो तो एक साजिशी नजरियों की बिल्कुल कैदी हैं। मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि अगर डोनाल्ड लू ने मेरे कहने से इतना कुछ कर दिया तो खान साहब मेरा फ़ोन नंबर आपसे पूछ लें और मुझसे रब्ता करें और अपना मौक़िफ़ बयान करें। शायद मैं कायल हो जाऊं, शायद मैं उन्हीं के काम आ जाऊं। ये बात करना कि एक आदमी जिसने किताबें लिखी हैं, तहकीक की है, जो प्रोफेसर के तौर के ऊपर अमेरिका में पढ़ाता रहा है, जिसका एक मौक़िफ़ है कि वो मौक़िफ़ जो है वो हायर होने से बदल जाता है और 20-22 साल का मौक़िफ़ के फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं होगा, सिर्फ $30,000 की वजह से बदल जाएगा, ये बड़ी अहमकाना बात है। मगर इसमें एक और बात ये कही जा रही है कि आपकी मुलाकात हुई जनरल बाजवा से बाहर। रह गया, पहले बात सुन लीजिए, रह गया मामला कि जनरल बाजवा ने ये क्यों कहा कि हुसैन हक्कानी से हमें राब्ता करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। तो इसका जवाब जनरल बाजवा से तलब किया जाना चाहिए, क्योंकि वो और उनका इदारा ही है जिसने कई बरस पाकिस्तान में मेरे खिलाफ लोगों को ये बावर कराया कि मेरी राय किसी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज दुश्मन राय है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने ये कहा कि हुसैन हक्कानी बेहतर आदमी है, हमें उससे रब्ता करना चाहिए, तो ये तो एक तरीके के साथ इस बात को तस्लीम करना था कि अब तक मेरे खिलाफ जो बातें की गई वो नाजायज़ थी और गलत थी। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। रह गया मामला ये कि जनरल बाजवा से कोई मुलाकात हुई, तो अगेन मैं यही कहूँगा दोबारा कि इशू ये नहीं है कि किससे किसकी मुलाकात हुई। क्या मैं डोनाल्ड लू से मिलता रहा हूं? बिल्कुल मिलता रहा हूं, आइंदा भी मिलूंगा। क्या मेरी किसी और से मुलाकात हुई पाकिस्तान से? बहुत सारे लोगों से होती है। आज आपने 11 साल बाद राब्ता किया है, लेकिन मेरी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है। जो अमेरिका आता है मुझसे मिलकर चला जाता है।
इशू ये है मगर ये कहां जिस से तरह हो गया, आप डोनाल्ड डू का कह रहे हैं कि इस बिल्कुल मुलाकात हुई, बिल्कुल बहुत सारे लोगों से होती है, तो दो टोक बता दीजिए जनरल बाजवा से भी हुई या नहीं हुई? साबित हो गया, ये कहां से साबित हो गया कि इसमें कोई साजिश हो गई? 174 अरकान कौमी असम्बली ने आपके खिलाफ वोट दे दिया। भाई आप उस वोट को तस्लीम कर लें, और अगर आप नहीं तस्लीम करना चाहते तो जो शोर मचाना चाहते हैं, आप बुलगपाड़ा करना चाहते हैं, करें। मुझे क्यों खामखा उसमें घसीटते हैं? ना मेरा पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक है, ना मैं इमरान खान साहब के हक में या उनके खिलाफ किसी और को आमादा करने के लिए मुतहर्रिक हूं। मैं तो अपनी राय लिख कर बयान करता हूं, मज़ामीन लिखता हूं, किताबें लिख चुका हूं, रिपोर्टें लिखता हूं, टेलीविजन और रेडियो के ऊपर अपनी राय बयान करता हूं, और राय वही है जो मेरे जहन में होती है। किसी और के कहने से न मेरी राय बनती है न मेरी राय बदलती है। और अगर कोई मुझे मजमून लिखने की अदायगी करता है या रिसर्च करने की अदायगी करता है, तो वो इस बात की अदायगी करता है कि मैं उससे अपना इल्म या अपनी मालूमात शेयर करूं, इस बात के लिए नहीं करता कि मैं अपना इल्म या अपनी मालूमात या अपनी राय बदल लूं। ये बात दुरुस्त है कि आपका किसी से मुलाकात करना आपके किसी साजिश में मुलविस होने का को साबित नहीं करता, या फिर किसी साजिश के होने को भी नहीं साबित करता। मगर दो टोक बताइए, क्या वाकई आप जनरल बाजवा से मिले या नहीं मिले? और जनरल फैज की भी बात है कि आप उनसे भी मिले या नहीं मिले? भाई मैं तो ये कहता हूं ना कि जिन लोगों ने सारी उम्र मेरे खिलाफ बात की, वो अगर कोई ये कहता है कि वो मुझसे मिलने आए, मैं तो अवलन किसी से मिलने नहीं गया। मैं तो ना पाकिस्तान गया हूं गुज़िश्ता 11 साल से, ना मैं किसी से मिलने गया। अगर कोई मुझसे मिलने के लिए आया तो उससे पूछें कि भाई क्यों मिलने आया। तस्दीक करना उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर कोई आपसे मुत्तहिदा अरब अमारात में मिलने आया तो भी उससे पूछा जाए कि वो क्यों मिलने आया? हर एक से पूछा जाए। कल को इमरान खान साहब मुझे पैगाम भेजते हैं किसी के तवस्सुत, तो क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था मेमो गेट का, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले, और बड़े साल तक मेरे खिलाफ शोर मचाते रहे। उसके बाद बार बार कहते रहे कि ये पाकिस्तान का सफीर नहीं था, ये तो अमेरिका ही का सफीर था। और अब भी उनके जो यानी ट्रोल्स हैं वो अब भी मुझे गद्दार कहते हैं। तो भाई अगर एक आदमी गद्दार था तो आपकी हुकूमत ने उससे राब्ते करने की इजाजत क्यों दी? आप वजीर आजम थे, आप कह देते राब्ता ना करो, किसी ने राब्ता क्यों किया? और ये सवाल उन लोगों से होने वाले, मुझसे होने वाले नहीं है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं भैया, और मेरे काम में इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं किसी के हक में या खिलाफ लॉबी करूं। मैं पाकिस्तान के हालात पर अपनी राय लिखता रहता हूं। मेरी राय अभी भी यही है कि पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, और पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। फौज को अपना काम करने दिया जाए, इंटेलिजेंस इदारे मुल्क के दिफा के ऊपर तवज्जो करें, कौमी सलामती पर तवज्जो करें, सियासतदान सियासत करें। और सियासतदानों को भी ये नहीं चाहिए कि वो सिर्फ कौम को सियासी साजिशी नजरियों में उलझा कर रखें। मुल्क की मईशत का हाल अबतर है। मैंने इस बारे में जो राय दी है और जिन खदशात का इजहार किया अपनी तहरीरों में, वो मुसलसल सच्चे साबित हो रहे हैं। मगर जब ज़ाहिर आप जब बात करते हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बट जिस दौरान इमरान खान साहब की हुकूमत गिर रही थी, 2 अप्रैल 2022 आपका ट्वीट है, और ये उसी बारे में है कि जनरल बाजवा ने एक बयान दे दिया और कंडेम किया जो रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, और इमरान खान साहब कहते हैं कि इस पर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मगर आपने ट्वीट करके 2 अप्रैल 2022 को अप्रिशिएट किया कि जनरल बाजवा सारी बातें ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान के अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात से रिलेशंस बचाने के लिए, जो कि इमरान खान ने खतरे में डाल दिए हैं अपनी ऐसी रेटरिक के जरिए। बिल्कुल शाहजेब, अगर मैं ये कहूं कि शाहजेब की ये राय दुरुस्त है, तो इसमें यह कहां से साबित हो गया कि मैं शाहजेब के साथ किसी साजिश में शरीक हूं? साजिश नहीं साबित होती है, बट आप तारीफ कर रहे थे जनरल बाजवा की। अगेन मैं फिर जाता हूं दिसंबर, जनरल बाजवा की कोई तारीफ नहीं है भाई साहब। आप ढूंढें जरा दोबारा से वो ट्वीट पढ़ें, उसमें ये कहां है? ये तो इमरान खान साहब के अल्फाज है ना कि हुसैन हक्कानी ने कहा कि जनरल बाजवा बहुत अच्छे आदमी है। इस तरह से तो अमेरिका में किसी से बात भी नहीं होती। वो ट्वीट सिर्फ ये है कि जनरल बाजवा ने जो कुछ कहा है वही पाकिस्तान का मौकफ होना चाहिए, क्योंकि जो इमरान खान साहब कह रहे थे उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था। देखिए, वो आज कहते हैं कि रूस से तेल मिलने वाला था, ये था वो था, आज तक तो ये कतरा तेल नहीं आया। आज भी पाकिस्तान को अगर इमदाद देता है तो सऊदी अरब देता है, मुत्तहिदा अरब इमारात देते हैं, अमेरिका की तरफ से और IMF की तरफ से मदद का पाकिस्तान मुंतजर रहता है। तो ये तो एक पॉलिटिकल मौकफ है ना भाई, मौकफ है। मगर दिसंबर 2021, अब इस
में आपने एक ट्वीट किया 21 दिसंबर 2021 को, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वजीर खारजा और ईरानी वजीर खारजा से अलग-अलग मुलाकात हुई थी। उस तस्वीर को आपने ट्वीट करते हुए कहा कि फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब के और ईरान के सेपरेट कॉल कर रहे और मिल रहे हैं कमर जावेद बाजवा से। आइन का आर्टिकल 245 वाजे करता है कि जो आर्मी है उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। नाउ इससे दो बातें जाती हैं, एक आपके फेवर में कि आप ये ट्वीट कर रहे हैं 21 दिसंबर 2021 को, हालांकि आपको पेमेंट हो चुकी थी जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं 9/6/2021, 10/29/2021, उससे पहले आपको पेमेंट हो चुकी थी जिसके बारे में इमरान खान साहब कहने के जी जनरल बाजवा के हक में। उसके बाद आप बोलना शुरू हो गए, आप यहाँ पे जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मुलाकात के लिए। मगर दूसरी बात यह साबित हो रही है कि यहाँ पर आप उन पर तनकीद कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्वमेंट क्यों पर नहीं करनी चाहिए उन्हें, और 2 अप्रैल को आप कह रहे हैं कि सही चीजें कह रहे हैं जनरल बाजवा। देखिए शाहजेब, मैं यू टर्न नहीं लेता, सीधी सी बात है, मेरा मौक़िफ़ क्लियर है। मेरा मौक़िफ़ आइन की बालादस्ती के हक में, मेरा मौक़िफ़ किसी साजिशी नजरिए के हक में नहीं होता, और तबसरे करना मेरा हक है, वो मैं तबसरे करता रहूंगा। कभी मैं कहूंगा कि शाहजेब का ये प्रोग्राम अच्छा हो गया, कभी कहूंगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। इसी तरीके के साथ अगर मैंने जनरल बाजवा के बारे में ये कहा कि उनको वजीर खारजा का किरदार नहीं अदा करना चाहिए क्योंकि इसका कोई इख्तियार मुसल्लह अफवाज के सरबराह को नहीं है कि वो वजारत खारजा के जो फ़राइज़ हैं वो अपने ज़िम्मे ले ले, तो ये मेरा मौक़िफ़ था और दुरुस्त मौक़िफ़ है। इसी तरीके के साथ अगर मैंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने रूस के बारे में जो बयान दिया है वो पाकिस्तान के मफाद में है, तो ये भी एक हकीकत का बयान था। इनमें से किसी चीज का किसी की साजिश या किसी की तारीफ या बुराई से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो आज भी ये कहता हूं, मैं इमरान खान साहब का भी बुरा नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तबसरा करता हूं। मेरे ख्याल में उनका अंदाज़े सियासत अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल में उनका मौक़िफ़ मुनासिब नहीं है, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने का सबब बने, और ये एक राय है। अगर वो मुझे अपनी राय से के खिलाफ कन्विंस कर लें तो मैं अपनी राय के अंदर तब्दीली लाऊंगा, इस शर्त पर कि मेरी राय बदले। मैं किसी किसी इंसेंटिव की वजह से अपनी राय बदलने वाला नहीं हूं। 4 किताबें हैं मेरी जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं शाहजेब साहब, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में मेरी इज्जत है। ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि हम शोर मचाकर अच्छे लोगों को, किसी को गद्दार, किसी को चोर, किसी को लुटेरा, कुछ भी करार देते हैं, और फिर जो कल गद्दार होता है वो आज मुहिब्बे वतन हो जाता है, जो आज मुहिब्बे वतन है वो कल गद्दार हो जाएगा। ये खेल बंद करके हमको आइन की बालादस्ती की तरफ आना चाहिए, कानून की हुक्मरानी की तरफ आना चाहिए, सियासत को सियासत रखना चाहिए, अदालत को अदालत रखना चाहिए, और अस्करियत को अस्करियत रखना चाहिए। और हकानी साहब, इस वक्त जो है ये अचानक हम देख रहे हैं ज़ुल्म खलीलज़ाद से लेके जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं इमरान खान साहब के हक में। जब ये बात आती है कि इमरान खान साहब का तो एक तारीखी तौर पर जो मौक़िफ़ रहा, तो इसलिए किसी को ज़रूरत नहीं थी कि अमेरिका में उनके मुखालिफ कोई जज्बात उभारे जाते। पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जिन सियासतदानों पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी वो बड़े प्रो अमेरिका हैं, उनके हक में इतनी बात नहीं आई है जितनी इमरान खान साहब के हक में आ रही है, तो ये अचानक फिर ये क्या हुआ है? ये किसी लॉबिंग का नतीजा है? ये क्यों हो रहा है फिर? मेरा ख्याल है कि इस बात का जवाब इमरान खान साहब को देना चाहिए। जहां उन्होंने कागजात आपने लोगों ने निकाले हैं कि जी ये पेमेंट्स हुई, फलां ये हुई, रिसर्च के लिए इसको अदायगी हुई, उसी तरीके के साथ जो इमरान खान साहब की पीटीआई यूएसए है उसने बहुत सारे लॉबिस्ट हायर किए हैं। ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब तो अब अज़कार रफ्ता हो चुके हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रही। उन्होंने जो दोहा एग्रीमेंट किया था उसके बाद उनकी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में लोग अभी तक उनका जिक्र करते हैं, अमेरिका में अब उनकी वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, तो वो तो अपने लिए कोई किरदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इमरान खान की वकालत करके बन जाएगा तो वो उस तरह बना लेंगे, वरना किसी और तरह बनेंगे। और जो कांग्रेस के अरकान भी हैं वो भी बहुत मुहतात लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होनी चाहिए। और ये वो लोग हैं जिनसे पाकिस्तानी अमेरिकन जो कम्युनिटी में इमरान खान साहब के मद्दा हैं वो राब्ता करते हैं, उनको इलेक्शन के लिए चंदा देते हैं और उनको लॉबी कर रहे हैं। तो ये सब कहने के बाद किस मुंह से इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि वो तो अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान के मफाद में ताल्लुकात चाहते हैं, और वो जिन्होंने माजी में अमेरिका से पाकिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद दिलवाई, पाकिस्तान को F-16 तैयारे दिलवाए, पाकिस्तान की नेवी के लिए पानी के जहाज मंजूर कराए, वो लोग गद्दार हैं। ये हकीकत में सिर्फ और सिर्फ शख्सियत परस्ती और अनानियत परस्ती की सियासत है। इसमें अमेरिका का भी इस वक्त
पाकिस्तान में अगर कोई मफाद होगा तो वो कौमी मफाहमत की पॉलिसी के साथ होगा, फर्द के साथ नहीं होगा। मैं लोगों को यही कहूंगा कि इससे मुतासिर ना हो, लेकिन इससे ये जरूर समझ जाएं कि इमरान खान साहब आखिर कर क्या रहे हैं कि पाकिस्तान में अपने खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाते हैं, अमेरिका में जाके लोगों को ये कहते हैं कि भाई मैं कोई इतना अमेरिका मुखालिफ आदमी नहीं हूं, बस ये जो हुसैन हक्कानी है इसने आपको मेरे खिलाफ कर दिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बताते चलें कि तहरीक इंसाफ को हमने दावत दी है, तो प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। हुसैन हक्कानी साहब ने जो बातें की हैं, क्योंकि इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए गए थे, उन्होंने जवाब दिया है। इसके ऊपर अगर जवाब देना चाहे तो तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो प्रोग्राम में आके जवाब दे सकते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से इबहम बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत को आज यानी 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने थे। इलेक्शन कमीशन को कल यानी 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है कि हुकूमत ने फंड्स दिए या नहीं, और अब कल देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है। बज़ाहिर वफाकी हुकूमत पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है और हुकूमत इससे बचने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। वफाकी काबीना ने पंजाब में इलेक्शन के फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और वज़ारत ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ के काबीना इजलास की रोशनी में फंड से मुताल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। समरी की काबीना से मंजूरी के बाद अब पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने से मुताल्लिक फैसला पार्लियामेंट करेगी। इसके बाद आज ही वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इलेक्शन अखराजात से मुताल्लिक मनी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया। कौमी असम्बली ने यह बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया और इजलास जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और फिर आज ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के तहत सू मोटो नोटिस लेने का इख्तियार आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। कानून के तहत चीफ जस्टिस का उसको नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और उसको नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को उसको नोटिस पर दी गई सजा पर अपील का हक मिल जाएगा। यूसुफ गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। इस बिल को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए जाने के बाद दस्तखत के लिए सदर को भेजा गया था, लेकिन सदर ने 8 अप्रैल को यह बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया था, जिसे आज मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा आज सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद भी मंजूर कर ली है, जिसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि हुकूमत को आज इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए पैसे जारी करने का कहा गया था, मगर हुकूमत मुसलसल पार्लियामेंट का सहारा ले रही है। एक तरफ ये सियासी तनाव बरकरार है, तो दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। अपोजिशन को भी मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा, क्योंकि वो वजीर आज़म है। Yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास डायलॉग के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैं सा जे इवें न थिया तो मैं अल्लाह हाफ़िज़ मैं ना मने सा। ऐसा नहीं होता डायलॉग। यू गिव एंड टेक। बस पर्दा डायलॉग की कोशिश हो रही है। हमारे साथ सीनियर साथी तज़किरा सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक तरफ जहां फासले हैं वहां पहले तहरीक इंसाफ का डायलॉग की बात करना, आज जरदारी साहब का डायलॉग की बात करना, क्या कहीं ना कहीं इदारों के साथ चैनल खुला है पीटीआई का और इदारों की तरफ से भी ये ख्वाहिश है कि जी एक दिन इंतखाबात हो और मुज़ाकरात के जरिए कोई ना कोई तारीख फिक्स कर ली जाए, कहीं हुकूमत पीछे आ जाए, कहीं तहरीक इंसाफ आगे बढ़े? शाहजेब साहब, जितना बड़ा ये क्राइसिस बन गया है, जुडिशल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इसका वाहिद सलूशन और कोई डायलॉग के अलावा नजर नहीं आता।
पहले ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शायद डस्ट सेटल हो जाएगी, लेकिन उससे तो और डस्ट उठी और उससे और चीजें मुतनाज़ा हो गई। तो अब वाहिद चीज यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का डायलॉग हो और दोनों अपने अपने डेलीगेट्स जो हैं, जो अपने अपने वफद हैं, वो तरतीब दें। और उसके लिए जरदारी साहब को आगे बढ़ना चाहिए कि कम से कम नुमाइंदे जो हैं वो तरतीब दें और जो डायलॉग शुरू करें। पहले हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हुकूमत ये डायलॉग की दावत दे, और चाहे उसके लिए इलेक्शन पोस्टपोन भी करने पड़े, एक दिन इलेक्शन करवाने पड़े, और पीटीआई को भी मानना चाहिए। और पीटीआई के अंदर भी ये लचक हमने महसूस की थी कि वो डायलॉग में लचक दिखाने के लिए तैयार है, वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी लचक दिखाने के लिए तैयार है, वो इलेक्शन की एक डेट के लिए भी लचक दिखाने को तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी इस सिलसिले में लचक दिखानी चाहिए और दोनों तरफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए, जिससे अगला पाकिस्तान का जो फ्यूचर है कम से कम वो सिक्योर हो। मतलब मगर इस वक्त सिचुएशन में फंस नहीं गई है हुकूमत कि कल से हो सकता है कि 11 तारीख है, आज फंड्स रिलीज करने थे इलेक्शन कमीशन को, नहीं किए गए, पार्लियामेंट से उसको मंजूरी से उसको नथी कर दिया गया, कि एक तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी पासदारी करें या डायलॉग करके मामले को आगे बढ़ाएं, ये कैसे होगा? देखिए जी, अब तक जो हुकूमत के इक़दाम से नजर आ रहा है वो तो 14 मई को इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, और ऐसा लगता है कि उनकी जो एनएससी की मीटिंग हुई है या फौज से जो इंटरलॉक हुआ है उसमें कोई उन्हें मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे लगता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, और वो जाहिर है उनकी हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है कि वो अदलिया का ये 14 मई का हुक्म माने। और जब ये दबाव नहीं है तो इसका मतलब है कि हुकूमत ये हुक्म मानने के लिए जो भी जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने इकदाम शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला कदम तो यही है कि पार्लियामेंट में वो ले गए हैं, और अब अगर या तो ये करे कि अदलिया जो है वो सबको नाअहल करार दे, ये भी बड़ा मुश्किल है, पार्लियामेंट के खिलाफ भी करना। पहले भी अदलिया की तारीख को इतनी अच्छी नहीं है, पहले भी 2 वज़ीर आज़म को फारिग कर चुकी है और उस पर भी कोई अच्छा रद्द अमल नहीं आया। तो अब इस वज़ीर आज़म को भी और हुकूमत को भी मेरा ख्याल है फारिग करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जजेस के अंदर डिवाइड है, जजेस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब के फैसलों के खिलाफ है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत को नाअहल करार दिया जाए या वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए, और दरमियानी रास्ता वाहिद पॉलिटिकल डायलॉग का है, जिससे मुज़ाकरात से, गिव एंड टेक से मामलात को आगे ले जाया जा सकता है और ये क्राइसिस जो है ये भी हल हो सकता है। अच्छा, तो एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इमरान खान समझते हैं कि हुकूमत को मानना चाहिए, नहीं मानेगी तो इमरान खान साहब के खिलाफ के पास बयानिया बनाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है, तो ऐसे में वो डायलॉग की बात क्यों करेंगे? क्या उन्हें नज़र आ रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन चले जाएं? कोई बंद गली नज़र आ रही है इमरान खान साहब को कि ऐसे मौके पर वो डायलॉग की बात कर रहे हैं जब एक तरफ आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला खड़ा है हुकूमत के और कंटेम्प्ट की तलवार लटक रही है? जी देखें, इमरान खान साहब को ये पता है कि हुकूमत अकेले ये फैसला नहीं कर सकती, इस फैसले के पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी है, और इमरान खान में इतनी ताकत नहीं है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से लड़ सकें और दोनों को हरा सकें। पॉपुलैरिटी जो है, वो मकबूलियत जो है, वो भी कबूलियत के बगैर काबिल कबूल नहीं होती। तो उनको अपनी मकबूलियत को अगर कामयाब करना है तो उसके लिए उन्हें कबूलियत के लिए रास्ता बनाना होगा, और डायलॉग जो है ये एक वाहिद रास्ता है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करके और ये एश्योरेंस करके कि वो इंतकाम नहीं लेंगे, वो ना एस्टेब्लिशमेंट से इंतकाम लेंगे ना अपने सियासी मुखालफों से इंतकाम लेंगे, और अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं। मतलब मगर इस वक्त आपको नहीं लगता कि मकबूलियत इतनी है इमरान खान साहब की कि अगर कबूलियत ना भी हो और इलेक्शन उन्हें मिल जाए तो इलेक्शन डे मैनेजमेंट अब हो नहीं सकती है उनके खिलाफ, वो इलेक्शन जीत सकते हैं? ये दुरुस्त है, लेकिन कोई ऐसा रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं करवा रहे। उनको अगर ये अंदाजा हो कि कोई मुकाबला अच्छा है तो शायद वो इलेक्शन करवा देते। उनको अंदाजा है कि इस वक्त के इलेक्शन में इमरान खान जो है उनकी जीत सामने नजर आ रही है, तो कौन है जो खुद फंदे में फंसना चाहे? तो इसलिए वो जाहिर है दोनों हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही नहीं चाह रहे कि फौरन इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, या अक्टूबर से भी शायद वो लेट करना चाहते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है अक्टूबर से आगे जाना, मुश्किल होगा इस सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में। और हत्ता के जो जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट भी दिए हैं वो भी शायद
90 रोज के इलेक्शन या आइन के अंदर दिए गए जो इलेक्शन का टाइम है उस पर मुतफिक है वो। सब तो इस सूरत में जब मामला इस हद तक नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, या फिर बहुत कम इम्कानात हैं कि कोई नतीजा ऐसा निकले जिसमें जमहूरियत भी चले, इलेक्शन प्रोसेस भी आगे चले और एक फेयर इलेक्शन भी हो जाए? देखिए, जब हर तरफ से ऑप्शंस बंद हो जाए तो फिर नतीजा निकल आता है। क्योंकि ऑप्शंस बंद हो चुकी हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रास्ता निकल रहा है, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डायलॉग हो रहा है, ना कोई राब्ते हो रहे हैं खुफिया। तो जाहिर है एक ही रास्ता रह गया, वो पॉलिटिकल डायलॉग है। तो मेरा ख्याल है कि निकलना चाहिए। पहले भी 1973 का आइन जब 50 साल पहले बना था तो पार्टियां इसी तरह आपस में डिवाइडेड थी, लेकिन उनका डायलॉग हुआ और आपस में तय हो गया। इसी तरह दहशतगर्दी पर भी इख्तलाफात थे, लेकिन फिर पार्लियामेंट में इत्तफाक हो गया। इस तरह 18वीं तरमीम पर भी इख्तलाफात थे, लेकिन अल्टीमेटली सारी पार्लियामेंट ने इकट्ठे किया। तो इसका मौका है, मौजूद है, अब भी रास्ता तो मौजूद है। और सबसे बाइज्जत रास्ता जो है वो ये है, कोई किसी पे इल्जाम भी नहीं देगा कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए या खुफिया डील कर ली। ये बड़ा एक वाज़ेह तरीका है सियासतदानों का आपस में डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना, वो सबसे बाइज्जत तरीका है। बहुत शुक्रिया, बड़ा समय साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।